सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रकाश जांगीड़ आज आपके सामने कक्षा 10 की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 में संकलित कमलेश्वर जी की कहानी जॉर्ज पंचम की नाक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और साथ ही इस कहानी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कहानी के लेखक कमलेश्वर जी का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। कमलेश्वर जी का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। यह दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर भी कार्यरत थे और इसके साथ ही इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया, जिनमें सारिका प्रमुख हैं, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और साथ ही भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। साथियों, इनके जीवन परिचय से संबंधित हालांकि परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, परंतु ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, कहानीकार रहे हैं, तो इनका जीवन परिचय हमें याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब हम पाठ के बारे में जानेंगे, कहानी के बारे में जानेंगे कि कहानीकार कमलेश्वर जी ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में हमें क्या बताना चाहा है। तो पाठ के बारे में, हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती हैं। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं, जिनमें नाक कटना और नाक काटना प्रमुख हैं। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया है कमलेश्वर जी ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में। यानी साथियों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि नाक जो है इज्जत का प्रतीक मानी जाती हैं और सही भी हैं। नाक जो है इज्जत का प्रतीक है। नाक कटना अर्थात इज्जत चली जाना, नाक काटना अर्थात इज्जत उछालना। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ लगभग एक समान ही है। इन हिंदी मुहावरों का प्रयोग ही जो है इज्जत के प्रयोग में किया जाता है। इसी को व्यंग्यात्मक रूप से इन्होंने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के माध्यम से हमारे सामने प्रकट किया है। फिर वह कहते हैं कि सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। यानी मुख्य रूप से इस कहानी में कहानीकार कमलेश्वर जी ने उस समय के भारतीय सरकार की मानसिकता को व्यक्त किया है, जब भारत आज़ाद हो चुका है और अभी भी हमारी परतंत्रता की मानसिकता जो है बनी हुई है। यानी ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर हम अपनी सभी प्रक्रियाओं को छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत में लग जाते हैं, जो कि आपको आगे पाठ में बताया जाएगा कि किस प्रकार यह प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर एक प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद में भी जो है, जो सत्ता से जुड़े जो लोग हैं, जो सत्ता लोलुप हैं, सत्ता के लालच के लोग हैं, उनकी औपनिवेशिक दौर की मानसिकता अभी भी बनी हुई है और विदेशी आकर्षण पर भी लेखक ने इस कहानी के माध्यम से गहरी चोट दी है। फिर कहते हैं कि अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती ही है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। यानी पत्रकारिता की सार्थकता को भी इन्होंने प्रकट किया है और उसके साथ ही जो व्यावसायिक पत्रकारिता है, यानी जो केवल पैसा कमाने के लिए खबरें छापते हैं, उनके विरुद्ध भी इन्होंने जो है अपनी आवाज बुलंद की है इस कहानी के माध्यम से। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। यानी साथियों, तो इस प्रकार इस कहानी में आप देखेंगे कि किस प्रकार जॉर्ज पंचम की नाक, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पूरी कहानी में हमारी परतंत्रता की मानसिकता को उजागर किया है, जो कि अंग्रेजी हुकूमत के चले जाने के बाद भी जो सत्ता से जुड़े लोग हैं, जो सत्ता लोलुप हैं, उनकी अभी भी मानसिकता नहीं गई है।
और पत्रकारिता की सार्थकता को भी लेखक ने इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया है, जिसको हम कहानी में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक ये कहानी है और इस कहानी के कहानीकार हैं, लेखक हैं कमलेश्वर। कहानी यहाँ से शुरू होती है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। मैं का अर्थ होता है साथ में, यानी अपने पति के साथ में वह हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज पाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। साथियों, इस पैराग्राफ में लेखक कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली हैं और इनकी खबरें रोज लंदन के अखबारों में छपती हैं। वह केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और नेपाल की भी यात्रा करने वाली हैं और इसके लिए उनका दर्जी परेशान है। दर्जी के परेशान होने का कारण भी है कि उन्हें पता नहीं है कि रानी हिंदुस्तान के दौरे पर, पाकिस्तान के दौरे पर और नेपाल के दौरे पर क्या पहनेगी। रानी के आने से पहले ही इस महाद्वीप यानी जो एशिया महाद्वीप में ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल जो पड़ते हैं, उनका जो है तूफानी दौरा करने वाले हैं, यानी बहुत ही तेजी के साथ जो है दौरा करने वाले हैं उनके जासूस, ताकि सुरक्षा के हिसाब से सुरक्षा कायम रहे। और मजाक भी इसे नहीं बताया गया है क्योंकि जो है इंग्लैंड की रानी है और फौज पाटों का समय बीत चुका था, यानी फौज अब उनके साथ में नहीं चलती थी। अब तो फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। आगे कहानी में है, इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है और वह करीब 400 पौंड खर्चा उस सूट पर आया है। यानी जो खबरें रानी एलिजाबेथ के संबंध में लंदन के, इंग्लैंड के अखबारों में छपती थी, वही खबरें दूसरे दिन भारत के अखबारों में भी छापी जाती थी। पूरी जानकारी उनके बारे में बताई जाती थी। ठीक है, आगे हैं। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, यानी पूरी जानकारी जो है रानी एलिजाबेथ के बारे में अखबारों ने छापी। प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे। प्रिंस फिलिप उनके पति के कारनामे भी छापे गए, यानी उनके कार्यों के बारे में भी बताया गया। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां दिखने में आई। यानी केवल रानी के बारे में ही नहीं बल्कि उनके नौकरों तक के बारे में, उनके बावर्चियों यानी जो रसोइया हैं, जो खाना बनाते हैं, उनके बारे में, खानसामों यानी जो रसोइये का जो प्रमुख होता है उनके बारे में, उनके अंगरक्षकों यानी उनके बॉडीगार्ड के बारे में पूरी की पूरी जीवनियां जो है अखबारों में देखने को मिली। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्या अखबारों ने छाप दिया था। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। साथियों, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, यानी तैयारियां वहां पर हो रही थी और उसकी गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी, यानी पल पल की खबर जो है हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। सनसनी फैलना अर्थात खलबली मच जाना। हिंदुस्तान में खलबली मच गई थी कि इतनी तैयारियां इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ के भारत पधारने पर हो रही हैं। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। तहलका यानी शोर शराबा मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शानो शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही हैं।
नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया। बेसाख्ता यानी स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। यानी रानी एलिजाबेथ का अपने घर आना, यहाँ पर हिंदुस्तान अपने आप को खुश नसीब समझ रहा है, ऐसा लेखक कहानी के माध्यम से हमें बता रहा है। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट यानी बदलाव होने लगा। यानी रानी की जो खबरें उनके इंग्लैंड के अखबारों में छप रही थी, उनके आधार पर यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जितनी तैयारियां वहाँ हो रही हैं उसके हिसाब से भारत में भी उनके स्वागत के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं बहुत कुछ होना चाहिए। तो दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीनों यानी जो कोमलांगिनी होती हैं, जो कोमल अंगों की होती हैं, उनकी तरह इमारतों ने भी श्रृंगार किया, यानी उन पर कलर किया गया। सड़कें जवान हो गई अर्थात नई सड़कें बनाई गई, और बुढ़ापे की धूल साफ हो गई अर्थात पूरी दिल्ली जो है साफ सफाई में रंग गई थी। बिल्कुल साफ सफाई शुरू हो गई थी, दीवारों पर कलर करना शुरू हो गया था रानी के स्वागत में। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, और वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। ये आप जो देख पा रहे हैं जॉर्ज पंचम, इनकी नाक की एक बड़ी समस्या थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यानी नई दिल्ली में सारी वो तैयारियां हो रही थी, केवल जो है नाक नहीं थी। इसका मतलब यह है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न था। यानी जब भारत इंग्लैंड से आज़ाद हुआ, इंग्लैंड के प्रभाव से आज़ाद हुआ, तब उसके पास सब कुछ था, संपन्न था, कभी भी गरीबी नहीं थी, अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। वही दिल्ली में सब कुछ था। संपन्न होने पर भी जो है देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका था। इसीलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी अर्थात आत्मसम्मान नहीं था, स्वाभिमान नहीं था। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। दास्तान है यानी एक लंबी कहानी है इस नाक की। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे किसी वक्त, आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे, और बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। साथियों, इस पैराग्राफ के माध्यम से कहानीकार कमलेश्वर जी बताना चाह रहे हैं कि जो जॉर्ज पंचम की जो नाक है उसकी एक बड़ी लंबी कहानी है। अब लंबी कहानी उन्होंने संदर्भ के तौर पर, भावार्थ के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। यानी भारत में जो है इंग्लैंड का राज रहने दिया जाए या उसे निकाल दिया जाए, और इसके लिए अनेक आंदोलन हुए थे। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अनेक आंदोलन हुए थे, अनेक प्रस्ताव पास किए गए थे कि भारत को औपनिवेशिक देश रहने दिया जाए या स्वतंत्र कर दिया जाए। गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने भी जो है रंग गए थे। और वह केवल किस लिए था कि अंग्रेजी हुकूमत को रहने दिया जाए या हटा दिया जाए। और इसके लिए अनेक राजनीतिक जो दल थे वह कुछ अंग्रेजों के पक्ष में थे, यानी भारत को औपनिवेशिक देश रखना चाहते थे, और कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां थी जो स्वतंत्रता चाहती थी। और जो दोनों तरफ थे उनकी ताकत जो है बहुत अधिक थी। यह इस पैराग्राफ के माध्यम से कहानीकार कमलेश्वर जी कहना चाह रहे हैं। आगे हैं, यह आंदोलन चल रहा था,
जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। यानी जिस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उस समय अंग्रेजों को बचाने के लिए या उनकी नाक, उनकी इज्जत बनाए रखने के लिए हथियारबंद यानी हाथ में हथियार लिए हुए पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए, यानी इतना साहस किसी का नहीं था कि वह उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, यानी हिंदुस्तान में अनेक जगह पर अंग्रेजी हुकूमत ने अपने राजनेताओं, अपने जो साहसी सैनिक थे उनकी मूर्तियां बना रखी थी और अनेक जगह छावनियां मौजूद थी भावार्थ के तौर पर। और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। लाटों का अर्थ होता है मूर्तियां, यानी जिन तक लोगों की पहुंच पाती थी उन्हें तो अजायब घरों में पहुंचा दिया गया और जहां नहीं पहुंच पाई उनके लिए गुरिल्ला युद्ध भी हुआ, यानी छापामार युद्ध भी किया गया। यानी इस पैराग्राफ के माध्यम से भी लेखक वही अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए संघर्ष को बता रहे हैं कि जहां जहां पर भी अंग्रेजों की छावनियां थी, जहां पर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, वहां पर लोगों की अगर जहां पहुंची वहां से तो उन्हें भगा दिया गया, जहां नहीं पहुंच पाई वहां पर छापामार पद्धति से उनसे लड़ा गया। उसी जमाने में यह हादसा हुआ था। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। यानी इंडिया गेट के सामने जो एक जॉर्ज पंचम की लाट है, जो मूर्ति है, उसकी नाक जो है गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। यानी अंग्रेजों ने कितना भी प्रयास किया फिर भी उनकी इज्जत चली गई और भारत स्वतंत्र हो गया। और एक संदर्भ जो है जॉर्ज पंचम की लाट का है कि उनकी मूर्ति की नाक जो है चली गई, नाक पता नहीं गायब हो गई और जो हथियारबंद पहरेदार थे वो अपनी जगह तैनात थे, फिर भी जो है नाक चली गई। रानी आए और नाक ना हो, यानी एलिजाबेथ द्वितीय भारतीय दौरे पर थी और वहाँ के शासक सोचने लगे कि रानी भारत आए, हिंदुस्तान आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो। एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी यानी बड़ी हलचल शुरू हुई। शब्दार्थ भी दे रखा है। देश के खैर ख्वाहों यानी जो भलाई चाहने वाले हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। मसला यानी मामला पेश किया गया, जो कि मामला क्या था? मामला था जॉर्ज पंचम की नाक लगाना। तो इसके लिए क्या किया जाए? वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। यानी यह चीज़ जो है वह परतंत्रता की मानसिकता को दर्शाती हैं कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, यानी उच्च स्तर पर चर्चा हुई, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। यानी जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। हुक्कामा यानी जो शासकीय जो अधिकारी होते हैं, शब्दार्थ भी दे रखा है, शासकीय अधिकारी, उनके चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास थे, यानी डरे हुए थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। यानी मूर्तिकार को जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए बुलाया गया था। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। यानी यह जो मूर्ति जो जॉर्ज पंचम की है वह कहाँ बनी और कब बनी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। यानी यह उसने शर्त रखी कि नाक तो लग जाएगी किंतु मुझे यह पता होना चाहिए कि यह मूर्ति कब बनी और कहाँ बनी
और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। आगे हैं, सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। ताका यानी देखना। हुकाम में जो शासकीय अधिकारी थे उन्होंने सब ने एक दूसरे की ओर देखा। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यानी इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमारी जो भारतीय जो कर्मचारी वर्ग हैं, जो क्लर्क वर्ग हैं, जो शासकीय वर्ग हैं, वह अपनी जिम्मेदारी से जो है भागता रहता है। इसलिए यहाँ पर बताया है कि सबने एक दूसरे की ओर देखा और पूछने लगे कि यह जिम्मेदारी किसकी है। खैर मसला हल हुआ, यानी मामला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। यानी एक क्लर्क को काम दिया गया कि आपको बताना है कि यह मूर्ति कब बनी, कहाँ बनी और इसके लिए किस पत्थर का प्रयोग किया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। पेट चीरना अर्थात खोजना, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। खता यानी भूल, यानी एक क्लर्क ने आकर जवाब दिया कि मेरी भूल माफ हो, फाइलें जो हैं वो सब कुछ हजम कर चुकी हैं, यानी सब कुछ खा चुकी हैं, सारी फाइलें नष्ट हो चुकी हैं। यह जो चीज़ है वह हमारे जो क्लर्क वर्ग हैं और जो हमारी शासन व्यवस्था है उस पर लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से कटाक्ष किया है। आगे हैं, हुकामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार यानी जिम्मेदारी आप पर है। यानी जब क्लर्क ने जवाब दे दिया कि कहाँ से पत्थर लाया गया, ये कब बनी और कहाँ बनी, इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो एक खास कमेटी बनाई गई और उसे यह जिम्मेदारी का काम सौंपा गया। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। यानी जो मामला था जॉर्ज पंचम की नाक लगाने का वह उसने हल कर दिया और वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। जान में जान आना अर्थात राहत महसूस करना, यानी उन्होंने राहत महसूस की। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, अब देखो सभापति का संबोधन देखिए, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं, हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह सभापति का भाषण है, आप इसे याद रखें, आगे पूछा भी जाएगा प्रश्न में। फिर कहते हैं कि यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। यानी अखबारों में भी बराबर जो है जॉर्ज पंचम के बारे में जो है अखबारों में खबर छपती रहती थी कि उनकी लाट पर नाक नहीं है और नाक लगाने के लिए अनेक प्रयास शासकीय अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं। मूर्तिकार हिंदुस्तान की पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरों पर निकल पड़ा। यानी सबसे पहले आपको यह याद रखना है साथियों कि मूर्तिकार ने पहला यह उपाय सुझाया था कि वह भारत के हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाएगा और वहां पर ऐसा ही पत्थर खोज कर लाएगा जैसा कि जॉर्ज पंचम की लाट के लिए मूर्ति के लिए प्रयोग में किया गया है। तो वह हर पत्थरों की खानों के दौरों पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, यानी निराश होकर लौटा और उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। लानत यानी धिक्कार बरस रहा था कि पूरे हिंदुस्तान के जो हैं पर्वतों को खोज डाला पर पत्थर कहीं पर भी नहीं मिला। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी हैं। ये लो, अब मूर्तिकार ने कह दिया कि यह पत्थर तो जो है विदेशी हैं, हिंदुस्तान में इस किस्म का पत्थर कहीं से भी नहीं मिला है। आगे हैं, सभापति ने तेज में आकर कहा, यानी गुस्से में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, यानी धिक्कार है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन
जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। यानी यह चीज जो है वह भारतीयों की, उन शासकीय वर्ग की जो है परतंत्रता की मानसिकता को दर्शाती हैं कि हिंदुस्तान ने दूसरे देशों की हर चीज को अपना लिया है, फिर भी यह पत्थर जो है क्यों नहीं मिला। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई, यानी अचानक से उससे कुछ चमक, आंखों में चमक आ जाना अर्थात उसे कुछ उपाय सूझ जाना। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। यानी यहाँ पर जो है लेखक कहना चाह रहे हैं कि मूर्तिकार ने एक ऐसा उपाय सुझाया कि भारत में भी जो है अनेक नेताओं की मूर्तियां हैं, अगर उनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर लगाई जाए, जिस लाट की, जिस मूर्ति की नाक जो है ठीक बैठे उसकी लगा सकते हैं, इसलिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। सबने सबकी तरफ देखा, यानी सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, यानी बड़ी ही सावधानी पूर्वक जो है आपको यह कार्य करना है। तो यहाँ पर आप साथियों देख पा रहे हैं कि भारतीयों की कितनी मानसिकता गिर चुकी है कि एक अंग्रेज सेनापति की, अंग्रेज राजा की मूर्ति की लाट यानी उसकी नाक के लिए भारतीय नेताओं की मूर्ति की नाक तक वो जो है तोड़ने के लिए, उनकी हटाने के लिए तैयार हैं। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कौवसजी जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की यानी नापा, देखा और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। और वह मुश्किल क्या थी? पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। साथियों, इस पंक्ति का कथन है कि भारत में ये जितने भी अभी नाम गिनाए हैं कहानीकार ने और जितनी भी नाकें देखी हैं मूर्तिकार ने, वह सभी की नाक जो है जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी, अर्थात उनकी इज्जत जॉर्ज पंचम से बहुत बड़ी थी, बहुत ज्यादा थी। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? यानी मुख्य रूप से भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, भारत के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनकी नाकें तो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी ही थी, अर्थात उनकी इज्जत भारत में जॉर्ज पंचम से बहुत अधिक थी। और यहाँ तक कि जो बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय
जो बच्चे शहीद हुए थे उनकी नाक भी अर्थात उनकी इज्जत भी जॉर्ज पंचम की इज्जत से कहीं अधिक थी। इस पैराग्राफ के माध्यम से कहानीकार हमें यह बताना चाह रहे हैं। आगे हैं, राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची, यानी शासकीय अधिकारों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। यानी एक अंग्रेज अधिकारी के लिए अपनी नाक कटाने की बात यहाँ पर सब जो है हुक्कामे सोचने लगे कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगी तो वह हमारे नाक कटने वाली बात होगी, यानी हमारी इज्जत, हमारा आत्मसम्मान की बात होगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज यानी एक विचित्र, हैरत अंगेज यानी एक विचित्र ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। ख्याल कौंधना यानी ख्याल आया, एक विचार आया और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। ये लो, अब उसने जो है तीसरा यह उपाय यहाँ पर बताया है। पहला उपाय तो उन्होंने बताया था मूर्तिकार ने कि मैं सारे भारत के पर्वतों का दौरा करूंगा और वहां से पत्थर खोजूंगा कि यह मूर्ति किस पत्थर से बनी है, जो कि निराधार निकला। दूसरा उन्होंने बताया कि मैं पूरे भारत हिंदुस्तान में जितनी भी मूर्तियां हैं उनको एक एक कर जांचूंगा, उनका नाप लूंगा, अगर उनमें से किसी की नाक बैठती है तो वह लगाएंगी। वह भी जो है गलत साबित हुई। और तीसरा अब इन्होंने उपाय बताया है कि 40 करोड़ में से अगर किसी एक व्यक्ति की जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए, यह प्रस्ताव उन्होंने सामने रखा है। आप ये सारे प्रस्ताव मूर्तिकार के याद रखें। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, अचकचाना यानी चौंक जाना, और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। इजाजत यानी आपकी केवल सहमति चाहिए, नाक मैं चुनकर लाऊंगा। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। यानी अखबारों ने केवल इतना ही छापा। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। यानी तालाब से जो है काई, जो मलबा है वह निकाला गया रवाब के तौर पर, और पानी जो है सारा निकाल कर साफ पानी भरा गया ताकि जो जिंदा नाक लगने वाली है वह सूख न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, यानी जो जिंदा नाक लगने वाली थी उसकी खबर जनता को नहीं थी, लोगों को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी, यानी अंदर ही अंदर यह तैयारियां चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था, यानी जो उसने जिंदा नाक का जो प्रस्ताव रखा था, जो हल रखा था, उसको खुद मूर्तिकार जो है परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई, यानी जॉर्ज पंचम के नाक जो है लगा दी गई।
सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, बिल्कुल हूबहू जिंदा इंसान की नाक की तरह वह लगती हैं। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र यानी सम्मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बूथ के लिए, अर्थात केवल मूर्ति के लिए। साथियों, उस दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन जो है अखबार चुप इसलिए रहे थे, और उस दिन किसी भी प्रकार की खबर का नहीं छपना यह दर्शाता है कि जॉर्ज पंचम के नाट पर जिंदा जो नाक लगने से अखबार वाले लज्जित थे। जिस जॉर्ज पंचम की तुलना छोटे बच्चे से भी न की जा सकती थी, और जिसके अत्याचार का इतिहास भी शायद कोई भूले नहीं थे, उस जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा नाक फिट की गई। यह कृत्य जो है एक चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा था, और यह भाव जो है देशवासियों को कचोट रहा हो, मातम का दिन समझा गया हो। इस कारण उस दिन कहीं भी किसी भी उद्घाटन की खबर नहीं छपी थी, किसी ने कहीं फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट नहीं किया गया था, और किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। यह दिन भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला दिन था, इसलिए उस दिन अखबार खाली थे, अखबारों ने कुछ भी नहीं छापा था। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार यह जॉर्ज पंचम की नाक पाठ पूरा हुआ, यहाँ पर समाप्त हुआ। मुख्य रूप से इस पाठ में जो बताया है कहानीकार ने वह यही है कि जो भारत के शासकीय वर्ग हैं वह परतंत्रता की मानसिकता जो है आज भी उसमें बनी हुई है, और वह उन्होंने इस प्रकार से बताया है कि ब्रिटेन की ठसक यानी उसकी इज्जत इतनी है कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर हम अपनी सभी प्रक्रियाओं को छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र लगा देते हैं, और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को लगाने के लिए अपनी नाक काटने को तत्पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार इस व्यंग्यात्मक कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें बहुत कुछ बताना चाहा है। अब हम इस पाठ से, इस कहानी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में एक बार जान लेते हैं। इस कहानी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनमें पहला प्रश्न कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, तो उसका अभी हमने जान लिया था कि किस प्रकार रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि रानी जो है वह अफगानिस्तान, नेपाल और हिंदुस्तान के दौरे पर कौन से वस्त्र पहनेगी इसके लिए परेशान था। दूसरा, दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए, तो सारी सड़कें जवान हो रही थी, उनकी धूल जो है मिट्टी हटाई जा रही थी, सब रंग रोगन हो रहा था, पूरी दिल्ली का जो है काया पलट हो रहा था रानी एलिजाबेथ द्वितीय के स्वागत के लिए, सत्कार के लिए। तीसरा प्रश्न, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, अर्थात कौन कौन से प्रयत्न किए, तो 3 प्रयत्न किए जो आपको अभी हमने कहानी के माध्यम से बताए थे, आप उन्हें याद रखें। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया, वह भी अभी हमने लास्ट में जाना था कि उन्होंने अखबार में लिखा था कि जॉर्ज पंचम की नाक लग चुकी हैं, पर वह कतई जो है पत्थर की नहीं है, वह इंसानों की तरह हूबहू नाक लगती हैं। 5वां प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे, तो इसके बारे में भी हमने अंतिम में जाना था कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाले दिन अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि अभी भी लोगों में परतंत्रता की मानसिकता भरी हुई थी, और एक बूथ के लिए, एक मिट्टी की मूर्ति के लिए
जो है भारत के आत्मसम्मान का त्याग करके जिंदा नाक उस पर लगाई गई और यह भारत के लिए उनका यह कृत्य एक चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा था। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार यह प्रश्न पूरे हुए और यह पाठ, यह कहानी भी पूरी हुई। इस वीडियो को बनाने के लिए NCERT की पाठ्य पुस्तकों और इंटरनेट से भी सामग्री जुटाई गई हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मनोयोग से इस वीडियो को देखा और सुना। धन्यवाद।